गाइस, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। हम लोग आज एक नए लेक्चर के साथ आप लोग से मिलते हैं। हम लोग एक नए लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल का ओवरव्यू टॉपिक। सेल के जो आपने पीछे पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था, जरा उसका हम लोग एक बार कंप्लीट करते हैं। कैसे पीछे क्या क्या चीज हम लोग ने पढ़ा था। सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेल का कैरेक्टर पढ़ा था, सेल का डिस्कवरी पढ़ा था और सेल थ्योरी पढ़ा था। कितना स्टेटमेंट पढ़ा था बेटा? मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले तुमने सेल के बारे में पढ़े थे, सेल के इंट्रोडक्शन पॉइंट पढ़े थे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग ने सेल का डिस्कवरी पढ़ा था और डिस्कवरी के बाद हम लोग सेल थ्योरी पढ़े थे। ठीक है, इतना टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेल के ओवरव्यू के टॉपिक के बारे में। मतलब सिंपल सा क्या बात है, बात ये है कि आप एक सेल को देख रहे हो और जब एक सेल को देख रहे हो तो एक सेल को देखने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, बस उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। छोटी छोटी बात डिस्कस करेंगे, इसके बाद फाइनल हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को सेपरेट सेपरेट टॉपिक में करके पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट 2 4 5 10 मिनट जो भी टाइम लगने वाला है वो हमें ओवरव्यू ऑफ सेल में लगने वाला। आप एनसीईआरटी साथ में रखिए, जो पॉइंट आपको रिटेन लगता है उसको आप अंडरलाइन कीजिए, समझिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल क्या है टॉपिक? टॉपिक है बेटा एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एक सेल का ओवरव्यू। सिंपल मीनिंग देखिएगा, मैंने एक यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया। सपोज करो ये सेल का स्ट्रक्चर बनाया। जब आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से सेल को देखोगे तब आपको एक सेल कंपार्टमेंट की तरह दिखेगा। माइक्रोस्कोप का और डेवलपमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में इंप्रूव होकर आया। तो जब हमने सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो सेल के बीच में एक हमको टॉपिक दिखा, ये रहा। ये पार्ट को हम लोग ने सेंट्रल पार्ट कहा और ये सब जो आप देख रहे हो ये सब स्पेस दिखा हमको सेल के अंदर। ठीक है ना? और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर भी दिख रहा था, कुछ स्ट्रक्चर भी दिख रहा था, कुछ स्ट्रक्चर भी दिख रहा था। ध्यान से समझिएगा, कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था इस तरह से। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब आपको इसमें डिफाइन क्या करना है। सबसे पहले बेटा ये आपको बाहर का एक मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसको उन्होंने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था। इसके बाद ये जो जगह था इस जगह को उन्होंने साइटोप्लाज्म नाम दिया था। क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म नाम दिया था। नेक्स्ट वन, आपको ये सब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सब स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं सेल ऑर्गेनेल है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि दुनिया के जितने भी सेल होते हैं, दुनिया के जितने भी सेल होते हैं बेटा, दुनिया में सेल कौन कौन से होते हैं? जैसे बात करूं मैं न्यूक्लियस के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? न्यूक्लियस के बेसिस पर अगर बात किया जाए तो सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और कौन के होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो इन्हीं दो सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो जो सेल था न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के बेसिस पर, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो हम लोग अभी जो टॉपिक देख रहे हैं वो ना ही प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं ना ही यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं। दुनिया के कोई भी सेल हो उसका हम लोग एक जनरल टॉपिक को कवर कर रहे हैं कि जनरली अगर माइक्रोस्कोप के हेल्प से अगर किसी सेल को देखा जाए तो जनरली कैसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? जनरली कैसा दिखेगा तो समझने की चीज है। हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जो सेल है, सेल को जब देखते हैं तो सबसे पहले हमें सेल का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब सेल के पास कुछ पार्ट्स है वो दिखता है। इसके बाद सेल का हमें शेप दिखता है और सेल का हमें साइज दिखता है। समझेंगे? हम लोग सेल के पास क्या क्या देखे? सेल का स्ट्रक्चर देखे, सेल का शेप देखे और सेल का साइज देखे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है बेटा। सेल के बारे में बहुत कम समय में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, समझे चीजों को कि क्या क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है इस वीडियो में। बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के पास कौन कौन सा पार्ट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया गया था, कहां से? अनियन पील से। ठीक है ना? इसके बाद एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया गया था ह्यूमन के चिक से। दोनों बात ध्यान देनी होगी। प्लांट का सेल कहां से ऑब्जर्व किया गया था? अनियन पील से। और ह्यूमन का सेल कहां से ऑब्जर्व किया गया था? ह्यूमन के चिक से। ये दो जगहों से सेल को ऑब्जर्व किया गया था। सेल को ऑब्जर्व करने के बाद अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ आता है स्ट्रक्चर। क्या रहा है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोलो तो पार्ट बोलो तो एक ही बात है। कह रहा है कि जब हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा एक सेल को तो क्या दिखा। जैसे जस्ट अभी आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमने बनाया है, ये देखो
ये सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक कवरिंग दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, एक कवरिंग दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये एक कवरिंग दिख रहा है, ठीक है। और इस कवरिंग के अंदर आपको ये सब जगह दिख रहा है और उसमें एक सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, तो यही कुछ हमें दिख रहा है यहाँ पे। आ जाइए फिर से स्ट्रक्चर। Plant cell have the outermost, plant cell have the outermost hard covering within a inner covering. किसी भी सेल में एक अंदर कवरिंग तो है ही, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, मान लो ये एक कवरिंग तो बना दिया। कुछ कुछ सेल वैसे होते हैं जिनके बाहर में भी कवरिंग होता है। बेटा ये देखो, इरेगुलर जो लाइनिंग में खींच रहा हूँ ये क्या है, ये इरेगुलर लाइनिंग किसको डिनोट करता है, ये सेल वॉल को डिनोट करता है। कहता है कुछ प्लांट्स वैसे होते हैं जिनके पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग होता है जो कि हार्ड होता है, उसको कहते हैं हम लोग सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब सेल वॉल टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ बात कर रहा है, यहाँ पे हो गया ये कहानी हो गया कि हम लोग सेल वॉल जो होता है वो आउटर कवरिंग होता है, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर का कवरिंग होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म को कवर करते हैं। इज इट क्लियर? और ये सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट को क्या करता है, सेपरेट करता है। सेल के अंदर के इन्वायरमेंट और सेल के बाहर के इन्वायरमेंट को कवर करता है। दूसरा बात, हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उस स्ट्रक्चर में एक तो हमको क्या मिला यहाँ पे, एक तो हमको सेल वॉल मिला, लेकिन सेल वॉल दुनिया के सभी सेल में नहीं होते हैं, सेल वॉल दुनिया के कुछ ही सेल में होते हैं, दुनिया के कुछ ही सेल में होते हैं। जैसा कि हम नाम बता सकते हैं कि कौन कौन से सेल में सेल वॉल होता है। जैसे कि आप जानते हैं सिंपल सा, प्लांट सेल में होता है, बैक्टीरियल सेल में होता है। किसमें होता है? बैक्टीरियल सेल में होता है। बैक्टीरियल के बाद कुछ प्रोटोजोआ में होता है, और नेक्स्ट हम लिख देते हैं आपको यहाँ पे फंजाई में, कुछ लिख देते हैं हम यहाँ पे फंजाई में, ये फंजाई में भी होता है। और सम प्रोटोजोआ, क्या लिखेंगे? सम प्रोटोजोआ। तो कुछ प्रोटोजोआ में होता है, फंजाई में होता है, प्लांट्स में होता है और बैक्टीरिया में होता है। ये सेल वॉल की बात की है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ना। एक कवरिंग होता है सबसे अंदर का कवरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे। अभी ओवरव्यू, जस्ट एक पॉइंट दिया जा रहा है आपको कि क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, उस चीजों को बताया जा रहा है, डिटेल स्टडी नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल्स दुनिया के सभी सेल्स में पाए जाते हैं, और ये एक आउटर कवरिंग है, क्योंकि इसके बाद वाला जो कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट कवरिंग कहते हैं। ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन। अब कह रहा है यहाँ पे कि सम सेल्स हैव द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज द सेल वॉल, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट। देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको डिस्कस किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि आपने जो बात किया कि ये आपने बात की कि ये सेल है, ठीक है, और इसको आपने बोल दिया कि सर ये तो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जिस जगह को ऑक्युपाई कर रहा है, जिस जगह को सराउंड कर रहा है, उस सराउंडेड जगह का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म नाम है। क्या नाम है? साइटोप्लाज्म नाम है। तो साइटोप्लाज्म, ये जो आप साइटोप्लाज्म देख रहे हो, इसके सेंटर में आपको क्या मिलेगा? इसके सेंटर में जो पॉइंट मिलेगा, ये जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस मिलेगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात, साइटोप्लाज्म। यहां ध्यान देने की बात है कि एनसीईआरटी ने क्या डिस्कशन किया है। एनसीईआरटी बोल रहा है कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। मतलब कि आप ये जो जगह देख रहे हो, ये जगह जो है वो पूरा का पूरा फ्लूइड नहीं है। कैसा है? सेमी फ्लूइड है। तो सेमी फ्लूइड समझने की बात है कि पूरा फ्लूइड नहीं है, सेमी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर भी होते हैं, इसलिए ये कैसा है? सेमी फ्लूइड है। समझा? नेक्स्ट बात कहता है कि मेन अरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। क्या कहता है? कि सेल के अंदर होने वाले जितने भी एक्टिविटीज हैं, सेल के अंदर होने वाले जितने भी एक्टिविटीज हैं, उन सभी एक्टिविटीज का ये क्या है? मेन अरेना है। मतलब कि मेन जगह है। समझिएगा ध्यान से बेटा, फोकस कीजिए अपने आप को। एनसीईआरटी का लाइन दिया जा रहा है, ये अभी छूटे नहीं आपसे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो जरा थोड़ी से आप वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो और समझे चीजों को कि सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होते हैं, उस एक्टिविटीज का मेन जगह कौन है? साइटोप्लाज्म है। अब रहा कि सेल के अंदर होने वाले एक्टिविटीज कौन से हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड में, मेटाबॉलिज्म। आपने मेटाबॉलिज्म का नाम सुना था। बेटा सेल बहुत सारा फंक्शन करता है। जैसे सेल मान लो ग्रोथ करता है, सेल मान लो रेस्पिरेशन करता है, सेल मान लो रिप्रोडक्शन करता है, सेल मान लो डिवीजन करता है,
सेल मान लो डिवीजन करता है, बेटा ये सब जो काम है दिस इज द एक्टिविटीज ऑफ सेल, और इस एक्टिविटीज को होने के लिए जो जगह चाहिए उस जगह का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। इज इट क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट बात ये कह रहा है कि इट ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल की जो वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम कौन ऑक्युपाइज करता है, साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई करता है। और आपने एक रिलेशन भी पढ़ा होगा कि वॉल्यूम जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात देखते हैं हम लोग। एक सबसे सेंटर में, ऑलरेडी मैंने बात किया था कि ये देखो सेंटर में, सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर दिखता है, जिस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस नाम होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस नाम होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात करें कि न्यूक्लियस कैसा होता है। देखेंगे यहाँ न्यूक्लियस सिंपल सा मीनिंग है कि ये सेंट्रल पार्ट है। कैसा है, सेंट्रल पार्ट है। अब बात रहा कि कुछ सेल वैसे होते हैं जिस सेल में ये न्यूक्लियस सेंटर से थोड़ा सा साइड में होता है। कोई बता सकता है, कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है कि कौन वैसा सेल है जिसके से अंदर न्यूक्लियस सेंटर से बाहर होता है, ई-सेंट्रिक न्यूक्लियस। आंसर क्या होगा बेटा, प्लांट सेल। प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, सेंटर से बाहर होता है, मतलब पेरीफेरी की तरफ होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई-सेंट्रिक न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका रीजन क्यों ऐसा होता है, प्लांट सेल में ऐसा क्यों होता है कि न्यूक्लियस सेंटर से बाहर पेरीफेरी की तरफ होता है, रीजन बता सकते हैं? कौन सा रीजन है? रीजन ये है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है वो लार्ज साइज में होता है, बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करने के लिए। तो वैक्यूल्स लार्ज साइज का होने से वो जगह को ऑक्युपाई कर लेता है, जिसके कारण जो सेंट्रिक न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस किधर की तरफ चल जाता है, पेरीफेरी की तरफ। शायद मजा आया होगा इस कांसेप्ट को समझने में। तो अब आगे की बात देखते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेन है जो कि बाउंड स्ट्रक्चर है। बेटा बाउंड स्ट्रक्चर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब कहना चाह रहा है कि मान लो सर कि ये मैंने बनाया सेल, और इस सेल के अंदर ये मान लो बनाया जगह जिसको कह रहे हो आप न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस बेटा क्या है, एक मेम्ब्रेन से घिरा पड़ा है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन पूरे सेल का है, इसका नाम दे रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये जो जगह देख रहे हैं आप, इस जगह का नाम है बेटा साइटोप्लाज्म। क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। और इसको हम लोग कह देते हैं क्या, न्यूक्लियस। तो यही है आपका न्यूक्लियस जो सेंटर में डार्क बॉडी है। बेटा ये सेंटर में जो डार्क बॉडी है ये क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है। आप देख लो यहाँ पे मैंने धागा जैसे कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसमें कौन है, क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या कंटेन करता है, जीन कंटेन करता है। और वो जो जीन रखता है वो जीन कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा, हमारे बॉडी में पाए जाने वाले कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस भी कंट्रोलिंग का काम करता है। सेल के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटीज को और हमारे बॉडी में जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके साथ साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी रखता है। न्यूक्लियस क्या रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, जीन होता है या क्रोमोसोम होता है। बात समझ में आया, जीन या क्रोमोसोम होता है। आगे बात करते हैं हम लोग, लिखा हुआ सारा चीज यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा हुआ यहाँ पे कि जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो डीएनए के फॉर्म में होता है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है, जो सेंटर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखने वाला पार्ट होता है, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। याद रखिएगा न्यूक्लियोइड जो है वो किसका न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है, जिसके पास क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियस डेंस स्ट्रक्चर है। और एक तरह से ये डायग्रामेटिक व्यू है कि आपको बहुत कम समय में जितना चीज पढ़ाया गया वो कैसे समझेंगे।
एकदम ग्राफिकली नोट्स दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ कि न्यूक्लियस डेंस स्ट्रक्चर है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी होते हैं, मेम्ब्रेन लेस भी होते हैं। बेटा मेम्ब्रेन बाउंड जब न्यूक्लियस होगा तो उसको खासकर हम नाम क्या देंगे, न्यूक्लियस ही नाम रखेंगे। लेकिन अगर इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा। और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। किसका होगा, प्रोकैरियोटिक सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अगर आप कोई सेल को देख रहे हो और उस सेल के अंदर अगर आपको न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब आपको सीधे सीधे डायरेक्टली ये जवाब देना है कि वो जो सेल है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। जो सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा मेम्ब्रेन बाउंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो यूकैरियोटिक होगा, और जिसमें नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा। ऐसे क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल के बारे में, कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। चलो बच्चों, तो हम लोग अब देखते हैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में कि आखिर सेल ऑर्गेनेल क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रहा बेटा सेल, और इस सेल के पॉइंट पे ये रहा सेंटर, जिसको आपने कहा न्यूक्लियस। क्या कहा, न्यूक्लियस। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे कि आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा, ये स्ट्रक्चर किसका है, सेल का। और ये जो सेंटर में आपने बनाया, ये क्या बनाया, न्यूक्लियस। और ये जो आपका जगह है कैसा है, मेन अरेना फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या, मेरे साथ बोलेंगे, सेल साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज का जो मेन जगह है वो कौन है, साइटोप्लाज्म है। तो उस साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। इस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। ये सेल ऑर्गेनेल आखिर करता क्या है, सेल के बहुत सारे फंक्शन को करता है। अब बात रहा, ये जो सेल ऑर्गेनेल होता है, ये सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन लेस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है। तो मेम्ब्रेन लेस होने के लिए, ये मेम्ब्रेन लेस होने की, जब मेम्ब्रेन लेस हो जाएगा तो सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल। सभी सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जहां प्रेजेंट है वो सेल कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। और इसमें सभी के सभी ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनेल है वो कैसे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। लेकिन आपने नाम सुना है कि राइबोसोम। क्या नाम सुना है, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। और ये राइबोसोम बेटा सेल, हर तरह के सेल में, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। ये एक पॉइंट है आपको याद करने का कि सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन लेस और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन लेस होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो सेलुलर ऑर्गेनेल है वो ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन लेस होता है। सेंट्रियोल जो है वो मेम्ब्रेन लेस होता है। लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे ऑर्गेनेल देख रहे हैं, वो ऑर्गेनेल सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात, नोट पॉइंट कहता है कि इन बोथ, अभी जो मैंने आपको समझाया राइबोसोम के बारे में, सेंट्रियोल के बारे में, जस्ट वही चीज लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक हो तो यूकैरियोटिक हो तो सेल मेम्ब्रेन, सेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। सेल ऑर्गेनेल कैसा राइबोसोम, यहाँ बता रहा है कि राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है ना। और राइबोसोम क्या है, यूनिट है प्रोटीन सिंथेसिस का। बेटा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करता है। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म भी होते हैं, सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं कि राइबोसोम, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि राइबोसोम जो आपने वर्ड बोला, ये राइबोसोम जो स्ट्रक्चर है, जो सेल ऑर्गेनेल है, वो दोनों में होता है। मतलब दोनों का मतलब क्या, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। ये बात करना चाह रहा है। इसके अलावा ये बात करना चाहे कि ये किसी सेल के साइटोप्लाज्म में भी होता है, और नेक्स्ट बात करना चाह रहा है कि सेल ऑर्गेनेल में भी होता है। तो बेटा साइटोप्लाज्म तो हम जानते ही हैं कि दुनिया के किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है। लेकिन राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल जो है वो साइटोप्लाज्म में होने के साथ साथ वो
कुछ सेल ऑर्गेनेल में भी होते हैं। यूकेरियोटिक के सेल ऑर्गेनेल जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीन ऑर्गेनेल ऐसा है जिसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। इज इट क्लियर? तो याद रखेंगे लोकेशन राइबोसोम का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की बात करते हैं। सेंट्रियोल क्या कहना चाह रहा है? सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ये केवल एनिमल सेल में मिलता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प। ये सेंट्रियोल जो है वो सेल प्लेट बना के और क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। मतलब यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्या बनाता है, सेल प्लेट बनाता है और सेल प्लेट बना के क्या काम करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। इज इट क्लियर? अब सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड होना सेल डिवीजन कहलाता है। बेटा कैसे सेल डिवीजन होता है देखिएगा यहाँ पे। जैसे मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है, और ये उसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब होगा क्या, सेल जब मैच्योर हो जाएगा तो आफ्टर द मैच्योरिटी जब मैच्योर हो जाएगा सेल, उसके बाद इस सेल का ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दो पार्ट में बन जाएगा, दो न्यूक्लियस हो जाएगा। इसके बाद तब ये सेल क्या होगा, यहाँ से डिवाइड होके और यहाँ पे दो छोटे छोटे डाउटर सेल बना देंगे विद न्यूक्लियस। दो छोटे छोटे डाउटर सेल बन जाएगा विद न्यूक्लियस। बेटा ये जो है वो पैटर्न है सेल डिवीजन होने का। ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, इस सेल डिवीजन में आप देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन में बेटा दो काम होता है। सबसे पहला काम होता है क्या, कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। बेटा कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो किसका डिवीजन होना, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और दूसरा बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब सेल या साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो किसका डिवीजन हो रहा है बेटा, सेल का डिवीजन हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देखो, देखो यहाँ पे पहला काम यहाँ हुआ है कि न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है और दूसरा काम यहाँ हुआ है कि पूरा सेल का डिवीजन हुआ है। तो ये छोटा सा सेल डिवीजन रहा। नेक्स्ट बात को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। बेटा हम लोग इधर देखिएगा ध्यान से, हम लोग सेल के जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लिए हैं, स्ट्रक्चर को समझ लिए हैं। पहला पॉइंट था सेल का, पहला पॉइंट था स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट बेटा हम लोग देख रहे हैं किसका, उसके शेप के बारे में देख रहे हैं। और तीसरा हम लोग उसके साइज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ध्यान से स्ट्रक्चर, ठीक ना। स्ट्रक्चर तो हो चुका है, अब हम लोग शेप की बात करते हैं। शेप किसको कहते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं शेप के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, शेप के बारे में। शेप किसको कहते हैं, शेप का मतलब होता है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं करते हैं उसको हम लोग कहते हैं शेप, ठीक है ना। मेजर नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, शेप। और जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइज। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं साइज, जिसको मेजर नहीं करते उसको कहते हैं शेप कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शेप। तो शेप बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेप जो है फंक्शन के बिहाफ पे पोजीशंस और म्यूचुअल कंप्रेशन, बाहर का प्रेशर कितना है। ये म्यूचुअल कंप्रेशन मतलब सेल का प्रेशर हो गया या बाहर का प्रेशर हो गया, कितना प्रेशर वो काम कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर और सेल का प्रेशर कैसा है, उसके बिहाफ पे बात करें कि सेल का शेप कैसा होगा। सिंपल मीनिंग सोचिए कि अगर बाहर का प्रेशर सेल पे ज्यादा लग रहा है तो सेल क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर बाहर से लगने वाले प्रेशर से खुद सेल की टेंसिटी जो है वो ज्यादा है तो सेल कैसा होगा, फ्लैटेड हो जाएगा। तो ये शेप चेंज हो रहा है, मतलब शेप डिपेंड कर रहा है किस पे, फंक्शन पे, पोजीशन पे और म्यूचुअल कंप्रेशन पे। अब कह रहा है कि शेप दो तरह का होता है। शेप जो बेटा होता है वो एक तरह का, एक इरेगुलर होता है और एक जो दूसरा जो होता है वो रेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब जो फिक्स नहीं है, कुछ उसका फिक्स नेम नहीं बता सकते। जैसा कि यहाँ पे एमिक्वाइड शेप है, आप जैसे देख सकते हो, देखो ये देखो, ये कुछ इस तरह का शेप हम बना दिए, ये एमिक्वाइड शेप हो गया। बीच में यहाँ देखो न्यूक्लियस दे देते हैं। बेटा ये जो हो गया वो कैसा हो गया शेप, एमिक्वाइड हो गया। कैसा हो गया, एमिक्वाइड। ये देखो एमिक्वाइड शेप हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। तो ये शेप को हम लोग फिक्स नहीं करेंगे, कोई नाम नहीं हो सकता इस शेप का। लेकिन अब दूसरा बात कर रहे हैं कि रेगुलर शेप होते हैं। रेगुलर शेप में आपको नाम बता रहा है, ओवल शेप होना,
राउंड एंड बाइकनकेव होना, लॉन्ग एंड नैरो होना, इलोंगेटेड एंड थिन होना, राउंड एंड ओवल होना, ठीक है ना। तो ओवल समझ रहे हो, ओवल का मतलब हो गया इस टाइप का होना, ठीक है ना। इसके बाद इलोंगेटेड मतलब इस तरह का होना, ठीक है ना, कॉलमनर टाइप होना इलोंगेटेड। थिन का मतलब ये पतला सा कुछ इस तरह का होना, ठीक है ना। इस तरह का बात करें तो राउंड का मतलब कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है ना। डिस्क शेप आप जानते होंगे, कोकस शेप आपने सुना होगा, स्पाइरल शेप सुना होगा। कुछ इस तरह का बैक्टीरिया होता है जो कॉमा शेप होता है, कॉमा शेप बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा। इसके साथ साथ आपने स्पाइरल शेप आपने नाम सुना होगा, कुछ इस तरह के स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो रेगुलर शेप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। रेगुलर शेप का मतलब होता है जो फिक्स शेप हो, जिसका कुछ हम नाम दे सके, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि कुछ ओवल शेप है, कुछ राउंड शेप है, बाइकनकेव, आरबीसी। इधर एग्जांपल दिया हुआ बेटा, इधर सारा का सारा एग्जांपल दिया हुआ है, कौन कौन सेल किस किस शेप में होते हैं, ये सारा एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको लर्न करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, सबसे नीचे की बात करेंगे। यहाँ पे देखो ये बात करेंगे वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम जो है वो सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सेल की जो एक्टिविटीज है वो सरफेस एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। सेल का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उसका मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइज का। साइज कैसा होता है, अभी जस्ट मैंने बात किया था कि साइज उसको कहते हैं जो मेजर किया जा सके। वो माइक्रोमीटर में भी मेजर किया जाता है, कुछ सेल मीटर में भी मेजर किया जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात, इसमें हम लोग तीन टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट सेल, दुनिया का सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया के ग्रुप का सेल होता है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, और इसमें पाए जाने वाले होते हैं पीपीएलओ। बेटा हम लोग माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, एपिड्यूरोलिमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साइज दिया हुआ है, आप याद करेंगे, हमारे बता देने से साइज आपको आने वाला नहीं है, इसलिए आप साइज को रटेंगे कि किसका कितना साइज होता है। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1, बैक्टीरिया का नॉर्मल साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ा सेल जो होता है वो, सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो कौन सा सेल होता है? एक सेल होता है किसका? ऑस्ट्रिच का। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल किसका होता है? नर्व सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, 1 मीटर के आसपास होता है। इज इट क्लियर? प्लांट सेल में यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि सिंगल सेल अलगा एसिटाकुलारिया जो होते हैं वो लेंथ में सबसे ज्यादा होते हैं, 10 सेंटीमीटर लेंथ होते हैं। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं अब सेल की। ध्यान से, ओवरव्यू ऑफ सेल हो चुका है बेटा। सेल में आपने, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सेल जो आपने ओवरव्यू ऑफ सेल देखा, उस सेल में आपने क्या क्या देखा, ध्यान से सुनेंगे आप। ओवरव्यू ऑफ सेल में आपने स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बाद आपने शेप के बारे में देखा, और इसके बाद आपने साइज के बारे में देखा। ये 3 पॉइंट आपने देखा यहाँ पे बेटा, और 3 पॉइंट को आप रट जाओ। स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारा चीज देखने को मिला, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन देखने को मिला, सेल वॉल देखने को मिला, इसके साथ साथ आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिला, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिला, फिर आपको सेल ऑर्गेनेल देखने को मिला, एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम, जो दोनों जो सेल में प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक में बिना सेल मेम्ब्रेन, सॉरी बिना मेम्ब्रेन का होता है, ये राइबोसोम का बात करेंगे। अब हम लोग शेप के बारे में देखेंगे, शेप कैसा कैसा होता है, इरेगुलर शेप और रेगुलर शेप, जिसमें आपने ओवल शेप देखा, बाइकनकेव शेप देखा, ये सब इलोंगेटेड शेप देखा, ठीक है। और साइज में अभी आपने माइक्रोमीटर में साइज को मेजर किया, जैसे कि बड़ा सेल, छोटा सेल और सबसे लंबा सेल की बात की है, छोटा सा। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि सेल जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उस सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उसके बारे में बात करेंगे कि सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के बिहाफ पे सेल कितने तरह के हैं। बेटा सिंपल सा मीनिंग है, सेल के अंदर जो कंट्रोल करने वाला मेन पॉइंट है वो कौन है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसको बोलते हैं हम लोग डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो हम लोग अनडेवलप्ड और डेवलप की बात करते हुए हम लोग सेल को यहाँ पे क्या कर रखे हैं? डिफाइन कर रखे हैं कि सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। इज इट क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही सेल आता है, बैक्टीरिया। दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा किंगडम जो पढ़ाया जाता है, उस मोनेरा किंगडम के अंदर आपको बैक्टीरिया ही पढ़ाया जाता है। मोनेरा किंगडम बोलने का मतलब ही है कि बैक्टीरिया, और एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि मोनेरा किंगडम जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, मतलब कि वो प्रोकैरियोटिक सेल को रखते हैं।
तो बैक्टीरिया जो है बेटा वो प्रोकैरियोटिक सेल को रखने वाला है या प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ है, ठीक है ना। और ये एक नंबर में होता है, इसलिए इसको सिंपली हम लोग कभी कभी यूनिसेलुलर के कैटेगरी में भी रख लेते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तब हम लोग बात करते हैं जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल, एक डेवलप सेल की बात करते हैं तब। तो यूकैरियोटिक सेल जिसके पास डेवलप न्यूक्लियस है, क्या है, डेवलप न्यूक्लियस है। यहाँ पे बात करेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के बेसिस पर बेटा हम लोग सेल दो तरह के बताते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को दो पार्ट में हमने बांट दिया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जब एक सेल होगा बड़ी में तो यूनिसेलुलर बोलेंगे, जब बहुत सारे होंगे तो मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। बहुत सारे सेल रखने वाले को हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीसेलुलर या मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल प्रोटोजोआ होगा। बेटा आपको आरएच विटेकर सर का क्लासिफिकेशन याद होगा, और आरएच विटेकर सर ने कुछ इसी तरह का क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है ना, कि यूकैरियोटिक सेल नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर दो पार्ट में बढ़ता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वो ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल का बना होता है। और जो मल्टीसेलुलर होते हैं उसमें आपको कौन कौन से आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे और एनिमल्स आ जाएंगे। ये सब मल्टीसेलुलर वाले टॉपिक होंगे। यहाँ बात करते हैं कि वायरस क्या है, वायरस, वायरस जो है वो ए सेलुलर होता है, वो किसी सेल का नहीं बना होता है। आपने उसमें टॉपिक में पढ़ा भी होगा। वायरस के साथ साथ आपने प्रियोन्स भी पढ़ा होगा, प्रियोन्स के साथ साथ आप बाइवाइट्स भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये सब क्या है, ए सेलुलर है, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये प्रोटीन क्रिस्टल है। किस चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, ये प्रोटीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा हम लोग, अब एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल देख चुके हैं, सेल के पास क्या क्या पार्ट आपको देखने को मिला ये सब कुछ समझ चुके हैं। तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। आखिर प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसा है, जैसा कि आप नाम देख रहे हो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, क्या होता है, प्रिमिटिव। और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कैरियोट का मतलब होता है, किसका बात करेंगे, कैरियोट का मतलब होता है कैरियोन, क्या मतलब होता है, कैरियोन। और कैरियोन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। तो यहाँ बात करेंगे कि जो प्रो है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव जो पहले का होता है, जो अनडेवलप होता है, तो जो सेल अनडेवलप न्यूक्लियस को रखता है उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अ सेल, such a cell having the undeveloped nucleus called प्रोकैरियोटिक सेल, कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। एग्जांपल पहले ही आपने देख रखा है, बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल को रखने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम होता है प्रोकैरियोट्स। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे अगर प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल बोले तो बैक्टीरिया बोलिए, और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बोले तो बैक्टीरियल सेल बोलिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनोलॉजी। बेटा यही चीज को पकड़ना है, और इसी लैंग्वेज में जब आप फंसते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, आप सब कुछ जानते हुए भी क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। दिस इज द रीजन। जैसे बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया, बहुत लोग ऐसा समझ रहे हैं कि दोनों एक ही हैं, नहीं। बैक्टीरियल सेल का मतलब कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, बट व्हेन वी कॉल बैक्टीरिया, देन बैक्टीरिया का मीनिंग हो गया आप एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स का डिफरेंसेस आपको समझना होगा। ओके, लेक्चर को देखते रहे, ऐसा ऐसा छोटा छोटा ट्रिक बहुत सारा मिलेगा जिसके हेल्प से आप नीट में आने वाले जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ पाते हैं, वो क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं लोग, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है। बेटा हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो हम लोग उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर उसका प्रॉपर्टी हमें मालूम है तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है। और प्रॉपर्टी मालूम कैसे होगा, जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब हम उस स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे तो हमें उसका स्ट्रक्चर देखने के बाद उसका प्रॉपर्टी पता चलेगा। तो हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखें और देखने के बाद उसका हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या उसके पास होता है। सबसे पहला चीज होता है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। क्या होता है, सबसे पहला चीज होता है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस।
तो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास नहीं है, और अनडेवलप्ड न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और बेटा यही न्यूक्लियोइड क्या कंटेन करता है, जीनोमिक डीएनए, बोले तो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। कौन, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियोइड पार्ट। दूसरा बात करते हैं हम लोग बेटा, दूसरा नेकेड डीएनए होता है, मतलब जो डीएनए होता है वो किसी भी हिस्टोन प्रोटीन से अटैच नहीं होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म, हिस्टोन प्रोटीन से वो नहीं होता है एसोसिएटेड, लिखा हुआ नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये डिस्कशन आपका क्लास 12 का जब हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब वहां पे हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए मटेरियल है, जो डीएनए का थ्रेड है, वो इंटेंगल्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर। एक टॉपिक आता है पैकेजिंग ऑफ द डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। बेटा जब हम लोग न्यूक्लियस के साइज और डीएनए के साइज का डिस्कशन करते हैं तो वहां पे हमें न्यूक्लियस का साइज छोटा दिखता है और डीएनए का साइज बड़ा दिखता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है हमारे मन में कि आखिर इतना बड़ा थ्रेड एक छोटे से साइज ऑफ न्यूक्लियस में कैसे रह जाता है, और वो टॉपिक वो क्वेश्चन जो होता है वही क्वेश्चन हमें ये बताता है कि एक बड़े से थ्रेड वाले डीएनए को किसी के साथ क्या करो, अटैच करो, और अटैच करके क्या करो, कहीं पे रख दो। जस्ट आप अपने घर में देखो, एक बड़ा सा रील जानते हो, थ्रेड जिससे हम लोग कपड़ा बुनते हैं, तो जो थ्रेड होता है वो क्या होता है, कार्टून के ऊपर ऐसे रेगुलर फॉर्म में उसको लपेट के हम लोग रैप करके रख देते हैं। एक बड़ा सा धागा आप एक छोटे से कवर पे लपेट के रख देते हो, ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कि ये जो कोई स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, थ्रेड को अटैच कर रहे हो, तो वही थ्रेड डीएनए है और ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है जिसके साथ लपेट के और न्यूक्लियस में रख देते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैक हो जाता है। इज इट क्लियर? वही हिस्टोन प्रोटीन का कांसेप्ट यहां बात कर रहा है कि वो हिस्टोन प्रोटीन हमारे कहां नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। तभी तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में जब न्यूक्लियस की बात करते हैं वहां मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, वो ऐसे ही थ्रेड एक जगह पे क्या रहता है, बिखरा हुआ रहता है। बात करते हैं क्रोमोसोम सिंगल होते हैं और सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, जिसको हम लोग जीनोमिक डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल का एक मेन फीचर है कि किसी प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेन डीएनए है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखे हुए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखने वाला जो डीएनए है, जो कि जिस लोकेशन पे रहता है उस लोकेशन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसके अलावा हमको एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए दिखता है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, और उस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए का नाम बेटा है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का खोज खबर जो है, इस प्लाज्मिड से जो मतलब है वो आपको क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा चीजें समझने को मिलेगी, क्योंकि ये प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा है, ध्यान से सुनिएगा, जो कि एक्स्ट्रा है। जैसे कि आप अपने मोहल्ला में रहते हो और मोहल्ला में रहते हो तो वहां देखते हो कोई बच्चा जो होता है एक्स्ट्रा होता है, उसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा मीनिंग, घर के लोग और घर के आसपास के लोग उसको क्या बोलते हैं, बेटा जा ये सामान लेकर आ, बेटा जा ये सामान लेकर आ। सिंपल मीनिंग, अगर आप एक्स्ट्रा हैं, आप अपने काम को नहीं कर रहे हैं, आप अपने टारगेट पे फोकस नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा हैं, और आप अगर एक्स्ट्रा है तो लोग आपको यूज करेंगे। सिंपल सा मीनिंग, इसका सामान ला, उसका सामान ला। तो अगर आप एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहते हैं तो आप अपने नीट के टारगेट को बना के फोकस हो जाइए और लेक्चर देखिए, अपने नीट प्लान को क्लियर कीजिए, टारगेट के हिसाब से रिजल्ट लीजिए, अपने कॉलेज में जाइए। ऐसे क्लियर? आइए कहते हैं लैकिंग ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। या यूं कहो कि सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो डेवलप होते ही नहीं है। नेक्स्ट बात, ओनली राइबोसोम। देखो यहाँ पे लिखा वही चीज कि ओनली राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल के रूप में। इज इट क्लियर? बेटा हम लोग एक स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिखा है यहाँ पे, एक बहुत सा सुंदर सा, बहुत एफर्ट से इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। आप इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद जो आपने स्ट्रक्चर ओवरव्यू में पढ़ा था, कुछ उस तरह का बहुत सारा चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि हमें कोई सेल जब देखने को मिलता है तो क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन आप बेसिकली कौन सा सेल देख रहे हो, प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हो। कौन सा सेल बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हो। तो आप मजे के साथ हम लोग सेल के, एक प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो कैसा होता है। जैसा कि आप बनता हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हो, सबसे बाहर बेटा, सबसे बाहर आपको एक छोटा सा
स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो डॉट डॉट से बनाया गया है। ये देखो आप डॉट डॉट से जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये डॉट डॉट से स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ब्लू कलर का, ये डॉट डॉट से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर जब जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक रिजिड स्ट्रक्चर मिलेगा जो ब्लैक कलर का बना होगा, वो सेल वाल है। उसके अंदर जब जाओगे तो आपको एक पर्पल कलर का बना हुआ स्ट्रक्चर मिल रहा है जो साइटोप्लाज्म है। क्या है? क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म सॉरी सेल मेम्ब्रेन है। आपको ये पर्पल कलर का जो लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो आपको जगह दिख रहा है, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आपको क्या क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको कवरिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? कवरिंग मिलेगा। दूसरा स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा, मतलब जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म मिलेगा। और सेंटर में आपको न्यूक्लियोइड मिलेगा, और न्यूक्लियोइड के साथ साथ प्लाज्मिड मिलेगा। बेटा सरफेस के ऊपर ये जो कवरिंग आप देख रहे हो, इस कवरिंग के ऊपर कुछ सरफेस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सरफेस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक ना? जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो फ्लैजला, फ्लैजला के साथ साथ आप फिब्रियाई, फिब्रियाई के साथ साथ यहाँ देखो एक स्ट्रक्चर और मिलेगा, पिली। ये सब सरफेस स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक आपको बाहर निकलता हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना? तो सिंपल मीनिंग एक कवर है। क्या है? एक कवर है। जैसे कि आप देख रहे हो एक कवर है, ये एक कवरिंग हो गया, ठीक है ना? कवरिंग बेटा एक नहीं है, कवरिंग यहाँ पे तीन है। कवरिंग कैसा है? तीन है। और एक ये डॉट वाला कवरिंग, ठीक है? ये कवरिंग हो गया, ठीक है? अब इस पे निकला हुआ कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, और अंदर में ये कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, ये साइटोप्लाज्म मिलेगा। बस यही स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। जैसे कि आप देख रहे हो, नाम पता करो क्या क्या नाम है। कवरिंग, कवरिंग में क्या क्या है? सेल वाल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल मेम्ब्रेन है। अंदर में जाओगे तो क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? एक जगह पे जीनोमिक डीएनए को रखने वाला न्यूक्लियोइड है, और एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड है। उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल बिना सेल मेम्ब्रेन का राइबोसोम है, और उसके साथ साथ फूड स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस चीज को हम लोग समझेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तब। चलिए, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब इसमें एक मेन पॉइंट है बेटा, मेसोसोम। क्या है? मेन पॉइंट है मेसोसोम। ये मेसोसोम आखिर है क्या? सेल मेम्ब्रेन जिस समय बन रहा था, उस समय सेल मेम्ब्रेन ने यहाँ पे देखो कुछ इरेगुलर टाइप का ही क्या किया है? स्ट्रक्चर बनाया। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो, ये इरेगुलर टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? मेसोसोम कह रहे हैं। इस मेसोसोम का बहुत सारा फंक्शन है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एक एक पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहला पार्ट आउटर कवरिंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आउटर कवरिंग के बारे में बात करना चाह रहा है, ठीक है ना? आउटर कवरिंग जो है वो हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। बेटा कवरिंग है, क्या है? कवरिंग। जब आप किसी चीज को अपने बॉडी के ऊपर कवर करते हो, तो कवरिंग सिंपल सा आपको प्रोटेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से। तो सेल को भी कोई कवर करने वाला अगर स्ट्रक्चर है, तो सिंपल करेगा क्या? वो प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, ठीक है? चलो, तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के पार्ट्स पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग आउटर कवरिंग की बात करते हैं। आउटर कवरिंग जो कवर कर रहा है सेल को, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कवरिंग के रूप में सबसे आपको एक जेलेटिनस स्ट्रक्चर दिखेगा सबसे बाहर कवरिंग, जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। उसके अंदर आपको एक रिजिड लेयर दिखेगा जिसको हम लोग सेल वॉल कहेंगे, और उसके अंदर आपको एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन दिखेगा जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है? बेटा आपने मोनेरा किंगडम में भी पढ़ रखा होगा इस बात को कि ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं वो जिलेटिनस स्ट्रक्चर होते हैं। अगर वो स्मूथ हो गया तो स्लाइम लेयर नाम पड़ता है, अगर टफ हो गया तो कैप्सूल नाम पड़ता है, ठीक है ना? और ये क्या करता है? पैथोजन को आने से रोकता है, पैथोजेनिसिटी को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट बात है सेल वॉल, जिसको आपने बोला रिजिड। ये रिजिड होता है सेल वॉल। हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। सेल वॉल और भी सेल में होते हैं, लेकिन अभी केवल प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे। तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, लेकिन याद कीजिएगा कुछ एक्सेप्शन भी होता है, और एक्सेप्शन आप मोनेरा किंगडम को जाके समझिएगा। जैसा कि आर्के बैक्टीरिया का सेल वॉल सूडो पेप्टाइड सूडो म्यूरेनिक एसिड का बना होता है, और उसी का फिर एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन और है कि आर्के बैक्टीरिया के अंदर आने वाला जो मिथेनोजन्स होता है, उसका सेल वॉल सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। तो सेल वॉल का यहाँ पे हम लोग सेल वॉल का एक्सेप्शन देखेंगे। सेल वॉल का एक्सेप्शन ये देखेंगे, एक्सेप्शन ये देखेंगे कि सेल वॉल का जो आर्के बैक्टीरिया है,
उसका सेल वॉल स्यूडो म्यूरेमिक एसिड का बना होता है और वहीं पे आके बैक्टीरिया के अंदर आने वाला एक मिथेनोजन्स होता है जिसका सेल वॉल सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है। और ये सेल वॉल जो होता है स्टेनिंग प्रोसीजर में काम आता है, ठीक है ना। जब हम लोग इसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो स्टेनिंग होता है और इस स्टेनिंग के हिसाब से कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल स्टेनिंग को रिसीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो स्टेनिंग को दिखाते हैं उसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। जो स्टेनिंग को नहीं दिखाएंगे वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का। माइकोप्लाज्मा, स्ट्रेप्टोकोकस और क्लोस्ट्रिडियम, ये कुछ एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। और इधर कुछ एग्जांपल है आपको साल्मोनेला, टाइफी, इकोलाई, जो कि ग्राम निगेटिव है, मतलब कि ये किसको नहीं दिखाते हैं? स्टेनिंग प्रोसीजर को नहीं दिखाते हैं। और इधर वाले जो बैक्टीरिया वो किसको दिखाते हैं? स्टेनिंग प्रोसीजर को ये दिखाते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। सेल मेम्ब्रेन जो कि थ्री इलास्टिक मेम्ब्रेन होगा, लिविंग मेम्ब्रेन होगा और ये फ्लेक्सिबल होगा। इलास्टिक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया। बना किस चीज का होगा? फॉस्फोलिपिड प्रोटीन का बना होगा। हम लोग इस सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ेंगे तब इसका पूरा यूक्रिटिक सेल में डिस्क्रिप्शन देंगे। तो अभी जस्ट पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है और ये मॉडिफिकेशन शो करते हैं, मतलब अपने शेप को चेंज करते हैं और शेप को चेंज करके क्या बनाते हैं? मेसोसोम बनाते हैं। मेसोसोम जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी होता है, कुछ वेसाइकल स्ट्रक्चर भी होता है और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम रखता है जिसके कारण ये रेस्पिरेशन में हेल्प भी करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेल इन्वेलप। देखो यहाँ पे सेल इन्वेलप का मॉडिफिकेशन जो कि मेसोसोम और वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि अलग अलग तरह से दिख रहा है और ये होता क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है और ये कितने फॉर्म में? वेसाइकल, ट्यूब्यूल और लैमेलाई के फॉर्म में बनता है। जैसा कि आप देखो, वेसाइकल की बात करेंगे तो ये वेसाइकल हो गया, ट्यूब्यूल की बात करेंगे तो ये ट्यूबुलर हो गया और लैमेलाई की बात करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये लैमेलाई के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। मेसोसोम का फंक्शन, मेन ये पॉइंट है कि मेसोसोम फंक्शन क्या क्या करता है। सबसे पहला फंक्शन करता है सेल वॉल बनाने का, दूसरा काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है ना। सेल वॉल बनाने का काम करेगा मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन करेगा मतलब डीएनए से डीएनए बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट है सेल डिवीजन का भी काम करता है। ये एंजाइम रखता है रेस्पिरेशन का, इसलिए ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और ये वेसाइकल के फॉर्म में होता है तो कुछ मटेरियल को बाहर से लेके अंदर जाता है और अंदर से लेके बाहर करता है, इसलिए ये सेल सिक्रीशन में भी काम करता है। कौन? मेसोसोम, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपने यहाँ पढ़ा कि ये सेल मेम्ब्रेन का क्या है? एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सरफेस एरिया बढ़ रहा है और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन मतलब कि सेल के अंदर होने वाले जो प्रोसेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? कुछ नोट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइनो, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल दिया साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? सम प्रोकैरियोटिक सेल, और उसमें कुछ अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एक्सटेंशन होते हैं मेसोसोम के अलावा, जिसका नाम है क्रोमेटोफोर और वो क्या रखता है बेटा? पिगमेंट रखता है। नाम से पता चल रहा होगा क्रोमैटो, क्रोमैटो मतलब कहने की किसको रखना? पिगमेंट को रखना, क्रोमेटोफोर, ठीक है ना। और ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट का जो होता है उसके अंदर ये पिगमेंट होता है और ये पिगमेंट कहीं ना कहीं किसमें हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, सरफेस स्ट्रक्चर, मतलब जो आपने सेल मेम्ब्रेन देखा, सेल वॉल देखा, उसके ऊपर कुछ थ्रेड लाइक एक्सटेंशन दिखेंगे जो बाहर से ओरिजिनेट होते हैं। तो सिंपल मीनिंग या सरफेस स्ट्रक्चर उसको कह रहे हैं। जैसे कि पहला स्ट्रक्चर है फ्लैजला, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये ओरिजिनेट होगा कहां से? सेल वॉल से ओरिजिनेट होगा और इसके तीन पार्ट होंगे, बेसल बॉडी होंगे, हुक होंगे और फिलामेंट होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हो, सबसे नीचे का पॉइंट बेसल बॉडी है और ये पॉइंट आपको जो दिख रहा है इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? हुक, और ये जो पॉइंट होगा इसको कहेंगे फिलामेंट। यही फिलामेंट क्या प्रोवाइड करता है? मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसी फ्लैजला के कारण कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। ऐसे क्लियर? नेक्स्ट बात, एक और सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम है पिली। क्या नाम है? पिली। आप जानते भी होंगे पिली को, प्लीन प्रोटीन से बना होता है और ये प्लीन प्रोटीन से बना हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बैक्टीरिया के साथ। ये क्या करता है? जो गैमेट्स होते हैं मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, फ्लैजला से छोटे होंगे
नेक्स्ट ये काम क्या करते हैं, अटैचमेंट का काम करते हैं। मतलब ये अगर किसी सरफेस पे जाते हैं तो पूरे बॉडी को सरफेस से अटैच कराने का काम करते हैं, किसी रॉक पार्टिकल्स के साथ या किसी होस्ट टिश्यू के साथ ये क्या करते हैं, अटैच कराने का काम करते हैं। हम लोग बात करते हैं राइबोसोम का। एक सेल ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, और ये मेम्ब्रेन लेस केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ही नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये एसोसिएट होता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट भी होता है। साइज इसका जो होता है वो 15 टू 20 नैनोमीटर के आसपास होता है। और साइंटिस्ट थे एक सेडबर्ग जिन्होंने राइबोसोम को डेंसिटी के हिसाब से यूनिट में उसको क्लासिफाई किए थे। तो इसके दो सब यूनिट होते हैं, 50S और 30S, और इन दोनों को मिला के जो टाइप होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। दिस इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस से काम करते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहेंगे, वहां भी प्रोटीन सिंथेसिस के काम करेंगे ये, ठीक है ना। और जब ये एमआरएनए के साथ अटैच होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एक एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है ये थ्रेड कैसा है, एमआरएनए है, और उस पर ये सब यूनिट लगा हुआ है राइबोसोम का, और इस पूरा स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ा, पॉलीसोम, ठीक है ना। यहाँ प्लाज्मिड के बारे में छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, प्लाज्मिड रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, प्लाज्मिड मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्म्स टू द फॉरेन डीएनए। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स की बात किए थे। और ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जब सेल के अंदर आएंगे तो आपको जो प्लाज्मिड स्ट्रक्चर मिलेगा, ये प्लाज्मिड स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होगा, मतलब पेनिसिलियम जो होता है उसके रेसिस्टेंट होगा। उसके साथ साथ ये फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने का भी काम करेगा। मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है वेक्टर्स के तौर पे, एक जेनेटिक मटेरियल को उठाओ और दूसरी जगह पे ले जाओ, तो उसके लिए इसका काम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, कह रहा है कि सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितना चीज जानना था हमने जाना, इसके साथ साथ कुछ रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होते हैं। उस स्टोरेज को करने के लिए हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं या सेल स्ट्रक्चर बनाता है, उसी हम लोग स्ट्रक्चर को कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। जो सिंपल करता है क्या, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाया जाएगा, और सिंपल मीनिंग एक तरह का फूड को स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ रिजर्व फूड मटेरियल को रखता है, इसको हम लोग इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। ये फ्रीली राइबोसोम सॉरी फ्रीली साइटोप्लाज्म में रहता है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जैसे फॉस्फेट ग्रेनुल्स होता है, साइनोफाइसिन ग्रेनुल्स होता है, ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स होता है, ये सब क्या है, इंक्लूजन बॉडी का नाम है जो कि रिजर्व मटेरियल को रिजर्व करके रख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर रहा है कि एक्सेप्शनली कुछ और भी हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रक्चर हो जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं गैस वैक्यूल्स, ये गैस स्टोरेज के काम करेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये जो रिजर्व मटेरियल इंक्लूजन बॉडी है, इसके अलावा गैस वैक्यूल भी होते हैं। इज इट क्लियर। बाकी यहाँ पे एनी रिमेनिंग पॉइंट डिस्कस इन द मोनेरा। यहाँ बात करें कि अगर जितना चीज हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूट गया या कोई चीज डिस्कस नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि मोनेरा किंगडम के अंदर हम लोगों ने इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन किया है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में भी, सेल वॉल के बारे में भी, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी, और इसके बाकी हैबिटेट पॉइंट के बारे में, न्यूट्रिशन पॉइंट के बारे में, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना था। सेल के रिगार्डिंग जितना टॉपिक था वो हमने यहाँ पे कवर किया। फ्लैजला, फिम्ब्रियाई, पिली, सबके बारे में बताया। बाकी कोई अगर टॉपिक ऐसा छूट जाता है तो वो टॉपिक हम लोग मोनेरा किंगडम में कवर अप कर चुके हैं। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के लिए इतना काफी है। बाकी जो टॉपिक रह गया या बाकी टॉपिक जो मिस हुआ होगा वो मोनेरा किंगडम में हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वीडियो को, मोनेरा किंगडम को जाके देखें। जो बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उस चैनल से जुड़े, और जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी करें, कमेंट भी करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें, और हमारे साथ बने रहे। आपको इस तरह का बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। हम लोग एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी का भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, एनसीईआरटी को कैसे समझा जाता है, इसका भी चलेगा। और आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप वो कमेंट में सेंड करें, आपको वो रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।